मेरे सभी देशवासियों को जय भारत, जय संविधान। साथियों, आप लंबे समय से 1947 से लेके और 1952 तक तो जो सरकार रही, वो एक वैसे चुनिंदा सिलेक्टेड सरकार रही। ये 52 से लेके और अभी 2025 तक आप इलेक्टेड सरकार को बना रहे हो, सरकारों को बना रहे हो, जिसमें आपको भारत के संविधान के द्वारा मताधिकार दिया गया है आर्टिकल 326 में। उसके तहत आप अपने मत से लोक सेवक बनाते हो और वो लोक सेवक मिलके प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हैं और देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं। और अगर संविधान की परिभाषा को देखें तो प्रदेश का जो लोक सेवक हैं वो प्रधान लोक सेवक बनाते हैं और देश के जो लोक सेवक होते हैं प्रतिनिधि, वो देश का प्रधान लोक सेवक बनाते हैं। इस देश का नाम लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो भारत के संविधान में लिखा गया है। और इस लोकतांत्रिक गणराज्य को एक विकसित राष्ट्र निर्माण की तरफ ले जाना, ये उन लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई थी जो लोग मताधिकार से लोक सेवक चुने जाएंगे। तो ये उनकी जिम्मेदारी लगाई थी भारत के संविधान ने कि वो 10 साल में इस देश को समता मूलक विकसित संविधानवादी राष्ट्र निर्माण बनाएंगे, जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को धन, धरती, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, सुरक्षा सब एक समान दिया जाएगा। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई गैर बराबरी नहीं रहेगी। अभी रेखा गुप्ता जी ने कल बजट पास किया दिल्ली प्रदेश का। 100 करोड़ से भी ज्यादा का एक लाख करोड़ से ज्यादा का बजट उन्होंने पास कर दिया। बहुत अच्छी बात है, उनका बजट सराहनीय है। मैं उनकी सराहना करता हूं बजट बनाने के लिए। लेकिन उस बजट में उसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि जो दिल्ली में जो बेरोजगार युवा हैं उसके लिए क्या इंतजाम किया उन्होंने, उनको रोजगार के लिए कौन सी सरकारी तकनीक बनाई जाएगी और कितने फंड से बनाई जाएगी, इसके ऊपर उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी। महिलाओं को 2500 रुपया दे देंगे, ये तो बात उन्होंने कर दी, लेकिन महिलाओं को किसी प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण देकर सरकारी रोजगार देंगे, ये इसके लिए उन्होंने बजट नहीं लगाया, वो बजट आवंटित नहीं किया गया। दूसरा, जो बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं या प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं भर पाते हैं, उनके लिए अलग से स्पेशल कोई बजट नहीं बनाया गया, कोई बात ही नहीं की गई। बजट बहुत सारा ऐसा लगता है कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट बना दिया, बहुत अच्छी बात है। अभी पिछली सरकार ने यमुना की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए गबन किए, जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। बारिश आने से पहले भी 4 दिन पहले ही 200 करोड़ रुपए का सरकार ने कहा कि
200 करोड़ रुपए अभी यमुना सफाई पे खर्च कर दिए गए हैं। अब ये सरकार आ रही है, इन्होंने भी यमुना की सफाई का बजट बना दिया है कि यमुना की सफाई की जाएगी। लेकिन इस बात की इसमें चर्चा नहीं की गई कि यमुना की जो सफाई है उससे ज्यादा बेहतर और क्या काम है यमुना का जो करना चाहिए था। यमुना जो एक छोटा सा गंदा नाला बन के रह गई है, यमुना का जो आकार जो था वो सीमेंट के एक छोटा सा नाला बन गया है। उस नाले को वापस वास्तविक यमुना का रूप देने के लिए कितना बजट बनाया है उसकी कोई चर्चा नहीं की गई। पानी को स्टोर कैसे रखा जा सके, अभी मार्च का आखिरी का दिन चल रहा है, अप्रैल आने वाला है, और अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 7-8 महीने बहुत गर्मी रहेगी और उसके बीच में बरसात भी आ जाएगी लास्ट में। लेकिन 5-6 महीने जो गर्मी रहेगी बीच में, इसमें जो यमुना का जो गंदा पानी है, जो छोटा सा जो नाले के रूप में बह रहा है, वो और ज्यादा सड़ जाएगा और वो भी सूख जाएगा। क्यों सूखेगा? क्योंकि हमारी ये जो लोक सेवक हैं, ये ईमानदार लोग नहीं हैं दिल्ली के नागरिकों के प्रति या देश के नागरिकों के प्रति। देश की समस्याएं तो मैं अभी आपको बाद में गिनवाऊंगा, पहले दिल्ली का जो बजट पास हुआ है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं। अगर आप लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो जो दिल्ली में जो यमुना नदी है वो बिल्कुल दिल्ली के बीच में से बहती है। उसके बावजूद भी दिल्ली में पानी माफिया पानी बेचते हैं और दिल्ली में अरबों खरबों रुपए का पानी पिया जाता है रोजाना की तादाद में। क्योंकि अगर 2 करोड़ की पॉपुलेशन है जो काउंट हो गई है, और 1-1/2 करोड़ आदमी वैसा है जो काउंट नहीं होता, जो बाहर से मजदूरी करने आता है, और अगर 3 करोड़ आदमी अगर रोजाना पानी पीते हैं खरीद के, तो वो अगर सबसे छोटी अगर बोतल खरीदी जाए, जो ट्यूबवेल में से वैसे चला के जो ये पानी माफिया भर रहे हैं, तो वो 30 रुपए, 25 रुपए, 20 रुपए की आती है 20 लीटर की। तो उसमें 1 रुपए या 1.5 रुपए लीटर का पानी आदमी को मिलता है। और ये तो डॉक्टर भी बताते हैं कि एक आदमी को दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर वो 3 से 4 लीटर पानी पी लेता है तो उसका 6-7 रुपया का वो डेली का पानी पी रहा है। यानी जैसे स्कूटर या गाड़ी को हम पेट्रोल से चलाते हैं, आदमी भी पानी पी के उसको खरीद के पी के फिर चल रहा है। ये क्यों हो रहा है? और अगर 3 करोड़ आदमी डेली अगर 4-5 लीटर पानी पीते हैं, वो भी खरीद के पीते हैं, फिर इससे ऊपर पानी की जो गुणवत्ता है, उसका जो लेबल है पानी का, वो 60 रुपए की बोतल है, 90 रुपए की है, 200 रुपए की है, 250 रुपए की है, 300 रुपए की बोतल है पानी की। वो पानी में भी कैटेगरी है। एक गरीब जो झुग्गी झोपड़ी में या कहीं रहता है, वो 20 रुपए की बोतल खरीदेगा या 30 रुपए की खरीदेगा, और जो थोड़ा सा ऊपर जो रहता है वो 40 से 50 रुपए की बोतल खरीदेगा, और जो उसके ऊपर है वो बहुत महंगी बोतल खरीदेगा। तो यहाँ पे भी एक कैटेगरी है पानी का जो लेवल है, जो शुद्धिकरण है पानी का। यानी जितना अमीर आदमी उसको ज्यादा शुद्ध पानी मिलेगा, जो गरीब आदमी उसको ज्यादा शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। ऐसा ये पानी माफिया भी ऐसा कर रहे हैं। यमुना में पानी स्टोर हो सकता था, बांध बनाए जा सकते थे, जमुना की खुदाई हो सकती है, जमुना का जो प्राचीन जो उसका जो आकार है उसको पूरा किया जा सकता है, जमुना को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, ना कोई बजट बनाया गया। तो दिल्ली तो प्यासी की प्यासी रह गई। अभी दिल्ली प्यासी मरेगी। वो या तो सीवर का पानी, गंदा पानी पिएगी और थोड़ा बहुत मिलेगा जो, या फिर प्यासी रहेगी, या फिर खरीद के पिएगी, और खरीद के पिएगी उसका अपना जो रसोई का बजट है वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि घर में अगर 10 आदमी हैं तो 10 के 10 आदमी जो खरीदा हुआ पानी पी रहे हैं, तो अगर एक आदमी 6-7 रुपए का पानी भी एक दिन में पी जाता है तो 100 रुपया उनके पानी पीने में चला जाता है, या 70 रुपया 80 रुपये पानी पीने में चला जाता है। वो दूध तो पीना अलग बात है,
वो सोचेगा नहीं दूध के लिए, क्योंकि वो 70 से 80 रुपए का तो पानी पी रहा है, तो इसलिए वो सोचेगा नहीं कि मैं दूध भी पी लूं, तो पानी से ही अपना दूध समझ के वो करेगा। तो इसका समाधान हो सकता था, लेकिन समाधान नहीं किया गया। दूसरा, जो सरकारी स्कूल हैं जहां बच्चे पढ़ते हैं, वो जो अध्यापक है, एक स्कूल में जो अध्यापक है, बच्चे अगर 250 हैं और उसको सिर्फ 3 अध्यापक पढ़ाते हैं या 4 अध्यापक पढ़ाते हैं, तो वो उन बच्चों को कवर नहीं कर पाते हैं, या लाखों अध्यापकों की जो रिक्त पद हैं उसको आज तक भरा नहीं गया, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई। दूसरा, जो बच्चों को जो पौष्टिक आहार देने का जो प्रावधान जो किया गया, क्योंकि पोषाहार की गारंटी तो भारत का संविधान भी देता है। आर्टिकल 47 में आप पढ़िएगा कि ये लोक सेवकों की जिम्मेदारी बनेगी कि वो प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए उसी पोषाहार की गारंटी के तहत में उसको भूखा नहीं रखेंगे और उसको पौष्टिक आहार उनको देंगे। तो ऐसा तो भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है। इसके तहत ही वहां पे स्कूल में जो बच्चों को पौष्टिक आहार देने का जो कार्यक्रम बनाया गया, वो अगर आप स्कूल में सर्वे करने जाओगे, पूछने जाओगे, तो अध्यापक है जो आपको गार्ड आपको अंदर नहीं घुसने देगा, आप कौन है, और अध्यापक का इसकी अनुमति नहीं देगी कि देगा अध्यापक कि आप जाके उनका ये सर्वे करें कि आप उनको खाने में क्या दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे हैं। वो देखने नहीं देने चाहते हैं। फिर इसके निचला स्तर जो है, आंगनबाड़ी जो बना रखी छोटे बच्चों के लिए, वो इतना गंदा खाना वहां मिलता है। आप अपने जो आपके जो बच्चे खाते हैं, आप एक बार इस बच्चे के हाथ से लेके आप उस खाने को खा के देखिए, या उसको 10-5 मिनट के लिए रख दीजिए जब वो लेके आता है बच्चा, उसको फिर खा के देखिए, उसमें स्मेल आने लग जाती है। इतना गंदा खाना आपका बच्चा खा रहा है जो आंगनबाड़ी में आपके बच्चे को खिलाया जा रहा है। तो ये पौष्टिक आहार देने के बजाय उसको बीमार करने का आहार दिया जा रहा है। इसके लिए कोई योजना उन्होंने नहीं बनाई कि इसको कैसे सुधारा जाए, वो बजट में शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब है कि गरीब आदमी के लिए कोई विचार नहीं किया गया। दूसरा है कि जो देश में जो 80% लोगों को जो राशन मुफ्त दिया जा रहा है, वो दिल्ली में भी 80% लोग हैं। तो जो मुफ्त राशन देने का जो प्रोग्राम है, ये आखिर कब तक चलेगा, इसकी लिमिट क्या है? मैं लिमिट इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और ये निरंतर दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि उन 80 करोड़ लोगों को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। उनको घर पे पड़ा रहना है सिर्फ, क्योंकि उनके घर पे फ्री राशन आ जाएगा, फ्री में पड़े रहो और खाते रहो। एक तरफ तो ये मान लिया जाए कि उनको निठल्ला और निकम्मा बनाया जा रहा है, और वो बाकी की चीजें नहीं कर पाएगा। जैसे बच्चों की विवाह शादी के लिए पैसा चाहिए, नहीं करेगा। साइकिल, स्कूटर या टेलीविजन खरीदना नहीं ले पाएगा। घर बनाना नहीं खरीद पाएगा। तो ये कपड़े नहीं पहन पाएगा। तो 5 किलो राशन सिर्फ खा के वो कितने दिन तक जिंदा रहेगा? उसके तन के कपड़े फट जाएंगे, तो वो शरीर से नंगा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। मकान नहीं रहेगा, अगर कोई है भी तो वो टूट फूट जाएगा, बारिशों से वो भर जाएगा, उसकी रिपेयरिंग नहीं करा पाएगा क्योंकि पैसा नहीं उसके पास में। वो चाय नहीं पी सकता क्योंकि दूध नहीं खरीद सकता 5 किलो राशन में से। तो साथियों, ये कब तक चलेगा? 80 किलो राशन का जो मामला है, इसकी एक लिमिट होनी चाहिए थी कि कब तक मिलेगा। दूसरा है कि अगर 80 करोड़ आदमी बगैर राशन खा के घर पे बगैर काम किए घर में अगर बेरोजगार पड़े रहते हैं, तो उससे तो विकास देश की जो मोदी जी जो कहते हैं कि हम देश को 47 तक विकसित भारत बना देंगे, अगर 80 करोड़ देश के लोगों को अगर आप रोजगार ही नहीं दे रहे हैं, वो काम ही नहीं करना पड़ेगा, तो घर में पड़े पड़े को आप राशन देंगे, तो देश विकसित कैसे बनेगा? वो तो काम ही नहीं कर रहे हैं। 80 करोड़ आदमी काम ही नहीं करेगा तो फिर देश का विकास कैसे होगा? ये सोचिए, अगर देश का विकास नहीं होगा तो कैसे विकसित भारत बनेगा? सकल घरेलू उत्पाद जो जिसको हम जीडीपी कहते हैं, वो कैसे ग्रोथ करेगी? जीडीपी का मतलब कुछ और बताते हैं, नेट पे भी कुछ और मिलता है,
लेकिन हिंदी में जो उसका नाम है सकल घरेलू उत्पाद है, मैं इसका मीनिंग समझता हूं कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, जब तक वो सुई से जहाज तक बनाने का काम अपने हाथ में नहीं लेगा और वो सरकारी उद्योग नहीं माना जाएगा, जब तक ये देश विकसित भारत नहीं बन सकता है। और इसको करने के लिए आपको ईमानदार लोक सेवक चुनने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लोग तो नहीं करेंगे जो अभी सत्ता में बैठे हैं, क्योंकि ये तो कहानी दूसरी दूसरी गाते हैं। आज वहां पे, यहाँ बीजेपी के पास तो हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरी बात है ही नहीं कोई। मानवता की बात तो कोई करता ही नहीं है कि यहाँ हिंदू मुसलमान का, बौद्ध सिख ईसाई का, या जो 18 धर्म जो मान्यता प्राप्त है, उनका आपसी सौहार्द, भाईचारा, ब्रदरहुड जिसको कहते हैं, वो बने कैसे? इनकी एकता कैसे बने? अपने अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानते हुए भी इनकी धार्मिक एकता कैसे बने, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा दूसरी दूसरी चीजों पर होती है। खैर, मैं उस फंडे में नहीं जाऊंगा। मैं उस पर ज्यादा जोर देता हूं कि आदमी जिंदा रहेगा तो धर्म को भी मानेगा, और जब आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा तो धर्म को कैसे मान लेगा भाई? अगर धर्म को भी मनवाना है तो उसको तो आदमी को तो जिंदा रखना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए, अगर आप 80 करोड़ लोगों को निठल्ला बना देते हो, कुपोषण का शिकार वो हो जाते हैं, क्योंकि 5 किलो राशन में 56 ग्राम राशन एक टाइम आता है उसके हिस्से में। अगर वो कुपोषण का शिकार हो गया और अचानक से बाकी बड़े देशों को तो छोड़ दीजिए, छोटा सा पाकिस्तान जो रोजाना धमकी देता रहता है, अगर वो भी अगर अटैक कर देगा फिजिकली तौर पे, तो हमारा युवा तो लड़ ही नहीं पाएगा, हमारा आदमी तो लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा 5 किलो राशन से। दूसरा, देश की जो ग्रोथ है, जीडीपी है, वो और ज्यादा गिर जाएगी, वो ग्रोथ नहीं बढ़ पाएगी देश की। इसलिए ये जो 5 किलो जो राशन फ्री में दिया जा रहा है, ये मैं इसका विरोध करता हूं। ये नहीं होना चाहिए। उन 80 करोड़ लोगों को सरकारी रोजगार दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपना भरण पोषण ठीक से करें, अपना घर मकान भी खरीदें, ब्याह शादी भी करें, कपड़े लत्ते भी खरीदें, घूमना फिरना भी करें, एंजॉय भी करें, और साथ में देश की जो विकसित जो उन्नति की जो राह है उसमें भी वो सहभागी बने। मैं ऐसा समझता हूं, ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे तो वो देश के साथ में ये जो राजनीति सत्ताधारी जो लोग हैं, ये गद्दारी कर रहे हैं। दूसरा साथियों, एक साथी दिल्ली में जो अभी जो आपने सरकार जिसकी हटा के दूसरी बना दी है, वो कहता था कि मैं आपको बिजली फ्री दे रहा हूं। अब बिजली फ्री दे रहा है, आप कभी यमुना किनारे पे जब जाएंगे तो वहां देखेंगे कि बहुत सारे जो सोलर के जो पैनल जो लगाए हुए हैं, वो जो सोलर के जो पैनल होते हैं, वहां से जो बिजली है वो सूर्य की रोशनी से बिजली मिलती है, सूर्य की रोशनी से या बिजली बनती है, और वही बिजली यहाँ तक हमारे घर तक आती है, और वही बिजली बड़ी कंपनियों को दे दी जाती है जो रात को रिटर्न कर देते हैं। अभी मैं कल के पेपर में पढ़ रहा था कि कितने लाख करोड़ रुपया बिजली की देनदारी है, जो बिजली का जो बकाया है, जो देना है। आपने बिजली का कर्ज चढ़ा रखा है ऊपर, और आप फ्री बिजली देके तो मतलब कर्ज किसके ऊपर चढ़ा? और उस कर्ज का चुकता कैसे होगा, भुगतान कैसे होगा? जो 22 रुपए किलो जो आटा था, आज वो 40 रुपए किलो हो गया, 18 रुपए बढ़ा दिए 1 किलो पे। जो तेल 50-55 लीटर मिलता था, वो 150-55 लीटर कर दिया, 100 रुपए बढ़ा दिया सीधा। जो दाल 18-20 रुपया का जो वो मिलती थी, आज वो 100-125 रुपया मिलती है। जो चीनी जो 18 से 20 रुपया किलो थी, वो आज 40 रुपया 44 रुपए किलो मिल रही है। जो मेट्रो का जो किराया जो था, जो 30 रुपया लास्ट था, आज वो 60 रुपए हो गया, डबल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो बिजली है उसको पहले 8 रुपया यूनिट बेचते थे ये लोग, अब वो 16 रुपया यूनिट बेच रहे हैं बिजली कंपनी को। बिजली कंपनी ने उसको, मेट्रो को, तो वो मेट्रो ने क्या किया, 16 रुपया की बिजली खरीद तो ली, लेकिन उसने किराया डबल बढ़ा दिया, 30 का 60 रुपया कर दिया एक दिन का। एक तरफ का 60 है तो दो तरफ का 120 रुपया हो गया। अब मेट्रो में गया 120 रुपया,
यानी 60 रुपए आपके एक्स्ट्रा चले गए डेली के। तो 1800 रुपये महीना का ये आपका डेली का, ये महीने का ये बजट में से आपका गया। और उधर कहते हैं कि हमने डीटीसी का किराया महिलाओं का माफ कर दिया 15 रुपया। 2009 में 721 रुपया पर डे की एक दिहाड़ी तय की गई थी सरकारी, कि प्रत्येक महिला पुरुष को, चाहे मजदूरी करता है, गड्ढा खोदता है, या वो झाड़ू पोछा तक भी करता है जो घर में, या खाना बनाता है, उनको 721 रुपया मिलेगा पर डे का। वो इन्होंने लागू नहीं किया, या दे नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये देंगे तो यहाँ सबको सरकारी रोजगार मिल जाएगा। उसके बदले में 15 रुपए का डीटीसी का किराया फ्री करके महिलाओं का, उस बात को वहां दबा दिया गया। जितना युवा है जो बेरोजगार है, उसको कभी अग्निवीर में लगाते हैं, कभी सिविल डिफेंस में लगाया, तो कभी मार्शल बना के लगा दिया, और फिर उनको एक ही बारी में लगाया और एक ही बारी में उनको हटा दिया गया। ये आपके साथ क्या कर रहे हैं? धोखाधड़ी कर रहे हैं। जब आपकी उम्र थी, एक उम्र होती है नौकरी लगने की, सरकारी नौकरी लगने की एक सीमा बनाई हुई है, 25, 26, 27, 28, 29, फिर उसके बाद में थोड़ा रिजर्वेशन कर देते हैं, तो उसको बढ़ा देते हैं। तो उस उम्र तक आपको अग्निवीर में या आपको सिविल डिफेंस में इन्होंने फंसा के रखा, और उसके बाद आपको 10,000 को, 15,000 को, 20,000 को एक साथ हटा दिया, निकाल दिया। तो क्या हुआ? दोबारा से आप सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप ओवर एज हो गए। उनके पास बहाना हो गया कि आप ओवर एज हैं, और आप भी समझ लेंगे कि मैं ओवर एज हो गया हूं, इसलिए आप सरकारी के लिए आप जाएंगे नहीं। और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप गए, तो प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में इस तरीके से लूट मचा रखी है, कोई गोल्ड लोन के नाम पे, कोई प्रॉपर्टी नाम लोन पे नाम पे, या बेरोजगार से बेरोजगार आदमी को लोन दिया जा रहा है, कर्जे में डुबोया जा रहा है। ऐसे बहुत लोग तो ऐसे हैं जो वो कर्ज ले तो लेते हैं, लेकिन देने का कोई अगर मार्ग उसके पास नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो भूखा मरेगा, उसके बच्चे भूखे मरेंगे, तो वो क्या करता है? सुसाइड कर लेता है, या पूरा का पूरा परिवार भी सुसाइड कर लेता है। ऐसा भी हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों को आपने चुना, ये लोग बेईमान चुन लिए आपने। ये बजट भी बनाते हैं तो हम सड़कें बनाएंगे, सड़क से पेट नहीं भरता भाई। ये अच्छी बात है, सड़क पर चलना तो जरूरी है, सड़क पर तो चलना है, गाड़ी मोटर भी चलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सड़क बनाने से पेट नहीं भरेगा। आप सरकारी अस्पतालों में जाइए, वहां प्राइवेट वार्ड भी बनाए हुए सरकारी अस्पतालों में। अब अभी पिछले मुख्यमंत्री ने तो सरकारी डिस्पेंसरियां खत्म कर दी थी, वो प्लास्टिक के खोखे रख दिए रोड के किनारे, उसमें किसी ने विरोध नहीं किया। डिस्पेंसरी में 2-4 डॉक्टर बैठते थे, नर्स भी होती थी, आपको बढ़िया से इलाज भी हो जाता था, और वहां दवाइयां भी मिलती थी। लेकिन प्लास्टिक के खोखों में कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन आपने इनका विरोध नहीं किया। ये तो अस्थायी हो गया, कभी उखाड़ के इनको फेंक दिया जाए। उसमें लैट्रिन बाथरूम भी हुआ करती थी, सरकारी डिस्पेंसरी में इनमें कुछ भी नहीं है खोखों में, लेकिन उसका विरोध आपने नहीं किया। दूसरे, इन लोगों ने भी उस सरकारी डिस्पेंसरी के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं करा कि जो बुजुर्ग है या गरीब आदमी है, जो अस्पताल में भीड़ के कारण नहीं जा पा रहा है, वो पड़ोस की जाके डिस्पेंसरी में अपना इलाज करा ले, जहां पे सभी सुविधाएं डिस्पेंसरी में हो। ऐसा कोई प्रावधान इन्होंने नहीं करा। उस बिल्डिंग का भी क्या करेंगे मुझे नहीं पता है। आप निगरानी रखें कि जो डिस्पेंसरी हुआ करती थी, अगर वो खोखे रख दिए प्लास्टिक के, तो डिस्पेंसरी बंद हो गई है। डिस्पेंसरी बंद हो गई तो उसकी जो बिल्डिंग थी जो सरकारी, उसका कहाँ ये दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका जांच आपको करनी पड़ेगी, आपका जांच का विषय है, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा है कि उसको अस्पताल में एक भी बाथरूम में आप बाथरूम करने नहीं जा सकते, क्योंकि वो जितना सड़ा हुआ आपको मिलेगा कि आप एक बार चले गए तो घर आते ही आप बीमार हो जाओगे। इतने बुरे हालात उसके बाथरूम के हैं। फिर आप जहां पेशेंट हैं, जहां उस हॉल में या रूम में आप घुस जाइए, वहां पे इतनी स्मेल, आपको इतनी बदबू आएगी कि आप वहां ठहर नहीं सकते। क्यों आती है? क्योंकि एक एक बेड पे 4-4 लोगों को डाल रखा है।
यहाँ तक कि जो डिलीवरी का जो टाइम आता है, जो प्रसव पीड़ा जो सहन कर रही है महिला, उन महिलाओं को भी 3-3 4-4 को वो पैर को फैला नहीं सकती है, इतनी बुरी हालत में एक ही बेड पे 3-3 4-4 को लिटा दिया जाता है। अभी मैं कई हॉस्पिटलों में गया, जब छोटे-छोटे बच्चों का भी जहाँ इलाज होता है, वो छोटे-छोटे बच्चे भी एक-एक बिस्तर पे, उसकी जो शीट बेड शीट है वो इतनी गंदी है कि जो पहले जो यूज करके जो चले गए, उधर लैट्रिन करी, बाथरूम करा, कुछ और हुआ, वहां पे दवाई गिर गई, वही बेड शीट वहां पड़ी है और उसी पे और दूसरे लोग भी जाके बैठ गए, दूसरे बच्चे भी वहां पे लिटा दिए गए। उस बच्चे को वहां संक्रमण हो जाएगा। जो बीमार होके गया था बच्चा, वो ठीक होने के बजाय वहां और डबल बीमारी लेके वहां से अस्पताल से वापस आएगा। उसके रखरखाव के लिए उसमें जो मशीनें हैं, जहां पे सीटी स्कैन किया जाता है, एमआरआई किया जाता है, जो बड़ी बड़ी जो जांचें हैं, या ऑक्सीजन होता है, ये सब का सब तो वहां होता ही नहीं है हॉस्पिटलों में। कहते थे हमारे यहाँ है ही नहीं। डॉक्टर का देखा जाए, एक इमरजेंसी में मैं भी गया अस्पताल में, जीटीबी में किसी के साथ चला गया, वहां एक ही डॉक्टर था, पूरे इमरजेंसी को देख रहा था, एक सिर्फ सिंगल डॉक्टर। वो वार्ड में भी जा रहा है और मरीज वहां कम से कम भी 150 के आसपास मरीज रहे होंगे, जो स्ट्रेचर पे इधर उधर लेटे पड़े थे, कोई ऐसे हाथ पकड़ के खड़ा था, कोई कुछ करके खड़ा पड़ा था, कोई दीवार के पास लग के बैठा था। तो वो जो पेशेंट है, उनको देखने के वाला सिर्फ एक डॉक्टर है। अगर वो डॉक्टर चिड़चिड़ा रहा है, नहीं देख पा रहा है, तो गलती उस डॉक्टर की नहीं है, क्योंकि वो अकेला एक डॉक्टर है। अस्पताल इतना बड़ा है, इमरजेंसी में भाई आप नए डॉक्टरों की भर्ती क्यों नहीं करते? एक सिस्टम बनाइए ना कि जो यहाँ से डॉक्टरी पास करता है वो विदेश ना जाए, अपने देश की सेवा करे। सरकारी अस्पताल में उसको ड्यूटी होनी चाहिए उसकी, ये उसके ऊपर थोड़ा प्रतिबंध भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक शर्त रख दे मेडिकल में कि उसको डॉक्टर बनाया जाएगा, इस शर्त में लिखवा ले एग्रीमेंट में कि जो यहाँ देश के लोगों को सेवा देगा। या डॉक्टर बनते सीधा विदेशों में भागते हैं, या अपना नर्सिंग होम खोलते हैं क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में सर तनख्वाह मिलती है और नर्सिंग होम में वो जितना मर्जी कमा लेता है, वो तो मरे हुए पे भी पैसा ले लेते हैं। तो इस सिस्टम को सुधारने के लिए इस पे बजट बनाना चाहिए था। वो डॉक्टर को बोलना चाहिए था भाई तुम्हारी सैलरी को हम 4 गुना बढ़ा देंगे, लेकिन आप अपना क्लिनिक मत खोलिए प्राइवेट, आप सरकारी सेवा में आइए, आप कनाडा अमेरिका मत भागिए, आप भारत के लोगों को सेवा दीजिए, आपको यहीं पे 4 गुना तनख्वाह दे दी जाएगी। लेकिन एग्रीमेंट में ये शर्त लिखवा लीजिए कोई नहीं जाएगा, तो वो नहीं जाएगा, उसकी मजबूरी है, वो काम करेगा देश के लिए। उसके लिए भी एक बजट बनाना पड़ेगा चिकित्सा क्षेत्र में विकास के लिए, जिसमें दिल्ली सरकार ने अभी बजट पेश किया तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं बनाया है। दूसरा, ये जो लोक सेवक हैं हमारे, ये काम कम करते हैं और विज्ञापन ज्यादा छापते हैं, पोस्टर बहुत ज्यादा छापते हैं, टीवी पे एडवर्टाइज बहुत करते हैं, अखबारों में एडवर्टाइज बहुत करते हैं। अखबार में भी पैसा लगता है एडवर्टाइज का, टीवी में पैसा लगता है एडवर्टाइज का, दीवारों पे पोस्टर लिखने पे, बसों के पीछे पोस्टर लगाने पे, या बड़े बड़े बैनर होर्डिंग लगाते हैं जो ये नगर निगम के अंतर्गत में, डीडीए के अंतर्गत में, या जो पूरे देश में जो जो विभाग के अंतर्गत में आते हैं, हाईवे के अंतर्गत में, उस सब के सब पे विज्ञापनों में जो करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो खर्च हो रहा है, इसका भुगतान कौन करता है? मैं करता हूं या आप करते हैं? आम आदमी की जेब से जाता है, क्योंकि टैक्स तो हम देते हैं। ये लोक सेवक तो कोई नौकरी अलग से तो करते नहीं है, कमा कर लाते नहीं, इनको तो तनख्वाह भी हम देते हैं, इनको गाड़ी भी हम देते हैं, मोबाइल भी हम देते हैं, खाने पीने की सुविधा भी हम देते हैं, रहने की सुविधा भी देते हैं, इनके बच्चों को पढ़ाने की सुविधा भी हम देते हैं, क्योंकि हम टैक्स देते हैं। टैक्स एक इनकम का टैक्स देता है, एक जबरदस्ती का टैक्स देता है। इनकम का टैक्स दे रहा है, कमा रहा है, तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जबरदस्ती का टैक्स कौन दे रहा है? जब आप कोई भी सामान खरीदते हो, कोई ऐसा सामान नहीं जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, हर सामान पे आपको टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स आपका वहां पे जाता है ये लोक सेवकों की तनख्वाह देने में, मकान देने में, गाड़ी देने में, मोबाइल देने में, इनको सुविधा देने में, उसमें जाता है वो टैक्स। और उस टैक्स को ये क्या कहते हैं, अय्याशी में उड़ाते हैं, या फिजूल के पोस्टरबाजी में लगाते हैं।
अगर ये पोस्टर ना छापे, विज्ञापन ना दें, अखबारों में डेली बड़े बड़े विज्ञप्ति ना दें, तो क्या इनको जानते नहीं है देश के लोगों की हमारे देश का प्रधान लोक सेवक है, ये फलाना है, ये मुख्यमंत्री है, ये सब सबको जानते हैं कि चुना हमने आपको प्रतिनिधि। भाई हम जानते हैं आपको पोस्टर में रोजाना टीवी में दिखाने की जरूरत नहीं है हमें। यहां तक कि कोई ऐसा चैनल नहीं है जहां पे मोदी की गारंटी है, योगी की गारंटी है, केजरीवाल की गारंटी है, अब ये रेखा जी की गारंटी हो जाएगी। भाई काम करके दिखाओ अपना, आप ही पब्लिक आपको देख लेगी आपकी कौन सी गारंटी है। लेकिन आप काम नहीं करते हैं। साथियों, आपके साथ आपको अगर ये लग रहा है कि मैं आपका फ्री का सामान छुड़वा रहा हूं, तो आप सोचिए कि अगर आपको सरकारी नौकरी दी जा सकती है, उसके लिए नीति आयोग को सक्रिय होना पड़ेगा, जो योजना आयोग था कभी। उसके लिए कृषि मंत्रालय को सक्रिय होना पड़ेगा, खाद्य आपूर्ति विभाग मंत्रालय को सक्रिय होना पड़ेगा, उसके अंतर्गत जो संस्थाएं आती हैं उनको, जो वित्त मंत्रालय उसको, जो श्रम मंत्रालय उसको, सबको सक्रिय होना पड़ेगा। और जो उसके जो अधीन जो संस्थाएं आती हैं उन सबको पुनः एक्टिव करना पड़ेगा। और जब वो एक्टिव हो जाएंगी तो वहां से सरकारी रोजगार का वहां से भंडार निकल के बाहर आएगा, जो प्रत्येक आदमी को रोजगार दिया जा सकता है। मैं ये कहता हूं, आप मुझे 6 महीने के लिए अपने पास बुला लीजिए, प्रधान लोक सेवक जी, प्रधानमंत्री जी या दिल्ली के मुख्यमंत्री जी। मैं रोज अपना टिफिन पैक करके लाऊंगा फ्री में। आप चाय भी मत पिलाइएगा, तनख्वाह भी मैं नहीं लूंगा, किराया भी अपना लगाऊंगा। और आपको भारत के संविधान में निहित अनुच्छेदों के तहत इस देश को विकसित या प्रदेश को विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जाता है, प्रदेश कैसे बनाया जा सकता है, सरकारी नौकरियां कैसे विकसित की जा सकती है, यमुना नदी को पानी स्टोर कैसे किया जा सकता है, लोगों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है, ये सब का सब मैं आपको फ्री में बता सकता हूँ। आप मुझे बुला लीजिए, क्योंकि देश के लोग तो मुझे चुन के नहीं भेजेंगे उधर, क्योंकि मुझे तो चुनाव लड़ना भी नहीं है वैसे। लेकिन देश के लोग जिसको मैं खड़ा करूंगा उसको चुन के नहीं भेजेंगे, क्योंकि देश के लोगों को एक आदत पर आपने डाल दी, फ्री का राशन देंगे, 500 रुपया देंगे, साड़ी देंगे, 1000 रुपया वोट के हिसाब से देंगे, 2000 वोट के हिसाब से देंगे। तो जिस आदमी के घर में 5 वोट है और 2000 के हिसाब से उसको 10,000 रुपया मिल गया, तो सोचता एक दिन में इकट्ठा 10,000 रुपया मिल रहा है, तो क्यों ना वोट इसको दे दूं मैं। इसलिए आपको खरीद के और ये ऐसी बेईमानी करते हैं। तो इसमें दोषी कौन है? मैं दोषी हूं जो मैं बिक जाता हूं। अगर इस देश में ईमानदार लोक सेवक अगर आप चुन के भेज देते हैं जो संविधानवादी हों, तो मैं कहता हूं यहां पे सुधार आ सकता है। माननीय जयप्रकाश लोकनायक नारायण जी ने एक आंदोलन चलाया था, राइट टू रिकॉल। ये मुझे जब पता चला, जब मैं 1-1.5 साल पहले उनके बनाई गई एक पार्टी में शामिल हुआ जाके, राष्ट्रवादी जनता पार्टी में, जो जनता पार्टी के नाम से जानी जाती थी। तो जब मैंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को पढ़ा, जब पता चला कि उनका एक आंदोलन था, क्योंकि मैं इस आंदोलन पे काम कर रहा था 2018 से और 2024 में मुझे पता चला कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी भी ये आंदोलन चलाते थे और ये 75 में बड़े जोर से उठाया गया था, फिर दब गया। राइट टू रिकॉल का मतलब क्या होता है? वोट वापसी कानून। अगर हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि अगर ईमानदारी से काम ना करे तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको हटा देना चाहिए। उसका मतलब होता है राइट टू रिकॉल, वोट वापसी कानून। क्या मेरे पास ये अधिकार है कि मैं अपने वोट को वापस ले रहा हूं क्योंकि तुमने काम नहीं किया, और जो काम करेगा मैं उसको चुनूंगा। इस भय के कारण कोई भी नेता, कोई भी चुना गया प्रतिनिधि काम करेगा
क्योंकि उसको ये भय रहेगा कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे हटा देंगे ये लोग। तो साथियों, हमने 2-4 मुद्दे बनाए हैं चुनाव की पारदर्शिता के लिए और विश्वास के लिए। ईवीएम ही एक सही उपाय है, क्योंकि वो सॉरी मैं माफी चाहता हूं साथियों, ईवीएम सही उपाय नहीं है साथियों, बैलेट पेपर ही सही उपाय है। मैंने गलत बोल दिया तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बैलेट पेपर ही सही उपाय है, क्योंकि बैलेट पेपर पे हम लोग नाम पढ़ते हैं, नाम का आगे चुनाव निशान देखते हैं और तब हम उसके ऊपर मोहर लगाते हैं, उस पेपर को मोड़ते हैं, फिर डब्बे में डालते हैं, फिर वो गिनती होता है, कई बार गिनती हो जाता है। हमें विश्वास रहता है, मन को तसल्ली रहती है कि मैंने फला आदमी को वोट दिया है। इसलिए ईवीएम को नहीं रहना चाहिए, बैलेट पेपर पुनः आना चाहिए। उसमें पारदर्शिता भी रहती है और विश्वास भी रहता है। दूसरा साथियों, राइट टू रिकॉल वोट वापसी कानून, ये हमने मुद्दा बनाया है कि हम इसको लेके आएंगे बाजार में। प्रत्येक बेरोजगार युवा को या स्त्री पुरुष को सरकारी रोजगार होना चाहिए, और जब तक सरकारी रोजगार ना दिया जाए, जब तक उसको वेतन के बराबर सरकारी भत्ता दिया जाना चाहिए, ऐसा प्रोग्राम बनना चाहिए। ऐसे हमने कुछ राष्ट्रव्यापी हमने और राष्ट्र लेवल के मुद्दे जो प्रदेशों से भी टच है, वो सारे मुद्दे हमने इसमें शामिल किए हैं और उन मुद्दों को लेके हम जन आंदोलन कर रहे हैं। मैं तो भारत का संविधान पढ़ा रहा था लोगों को और उसके आर्टिकल्स पढ़ाता हूँ कि उसमें कानून बनना कैसे चाहिए, ये बनाते कैसे हैं, क्या बेईमानी करते हैं, कैसे बेईमानी कर जाते हैं, उसका भी संशोधन करके बेईमानी कर देते हैं। मैं उसके लिए सिखा रहा हूँ लोगों को। लेकिन अब जन आंदोलन में हम लोगों इसको शुरुआत कर रहे हैं, उसका नाम दे रहे हैं हम संविधान कर्तव्य पथ यात्रा। और साथियों, सामाजिक आंदोलन के चलते चलते एक लंबा अरसा गुजर गया, सामाजिक आंदोलनों को कुचल दिया इन लोगों ने। इसलिए मैं 1-1.5 साल से राष्ट्रवादी जनता पार्टी में काम कर रहा हूं, जो एक राजनीतिक दल है, लेकिन उससे पहले वो सामाजिक क्रांति का एक मिशन है। और उस मिशन में जो अनिल भारती जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, वो बहुत ईमानदार आदमी है। वो किसी भी शर्त पे ना बिकते हैं ना झुकते हैं। वो कहते हैं कि देश समता मूलक विकसित संविधानवादी राष्ट्र निर्माण होना चाहिए, और यही आंदोलन 2018 से हम चला रहे थे। इसलिए हम साथियों आपसे एक सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। मेरा मोबाइल नंबर मेरे फेसबुक पर लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। इसको पॉलिटिक्स ना समझ के आप इसको एक मिशन समझ के, एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन समझ के आप इसमें सहयोग करेंगे। मैं इस उम्मीद के साथ में आपसे विदा लूंगा। जय भारत, जय संविधान। फिर कभी मिलेंगे साथियों।